अध्ययन करेंगे एक और संवैधानिक आयोग के बारे में। काफ़ी चर्चित आयोग है, बहुत महत्वपूर्ण आयोग है और हम लोग अध्ययन करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के संदर्भ में। लोक सेवा आयोग यह भी एक संवैधानिक आयोग है और इसके लिए संविधान में जो स्थान सुरक्षित किया गया है, स्थान निर्धारित किया गया है, वो आर्टिकल 315 है। तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत सरकार के स्तर पर कार्मिकों की नियुक्ति और उनके प्रबंधन को लेकर एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसे हम लोक सेवा आयोग के रूप में जानते हैं। लोक सेवा आयोग केंद्र के स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग के रूप में और राज्यों के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित है। इसके अतिरिक्त दो या राज्यों के स्तर पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लोक सेवा आयोग है ये 3 प्रकार के आयोग के रूप में स्थापित है। एक को हम विशुद्ध रूप से संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, जिसको क्या हम यूपीएससी कहते हैं, और आपको बड़ा गर्व की अनुभूति होती है जब यूपीएससी की बात की जाती है। दूसरा जो है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, और तीसरा आयोग जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के रूप में। यही 3 प्रकार की संरचनाएं आयोग के स्तर पर आप देख सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संघ के स्तर पर, और राज्यों के स्तर पर राज्य लोक, दो ही कैटेगरीज की है। संघ के स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग। लेकिन अगर किसी 2 या अधिक राज्यों के स्तर पर संयुक्त रूप से किसी आयोग का गठन किया गया हो, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया हो, तब हम उसे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के रूप में जानते हैं। प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होंगे, यानी जब जिसका जितना औचित्य होगा उस तरीके से सदस्यों को वहां पर रखा जा सकता है। आज अगर आप देखें तो आयोग में एक जो है अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य, 9 सदस्यीय आयोग है, कभी 10 सदस्यीय आयोग भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आयोग में कार्य किस रूप में है। ज्यादा कार्य तो ज्यादा संख्या होगी सदस्यों की, लेकिन अध्यक्ष निश्चित रूप से होगा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अगर यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होगा। इन्हें पदच्युत करने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति के पास होगा। लेकिन अगर राज्य लोक सेवा आयोग है तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास होगा, लेकिन पदच्युति का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होगा। अगर असमय पद विमुक्त करना है तो यह अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। तो नियुक्त तो करने के लिए राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन अगर असमय पद विमुक्त करना हो राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं होता, बल्कि इस अधिकार का उपभोग केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से करती है। नोट करते चलिए। संविधान के अनुच्छेद 315 में सरकारी कार्मिकों की नियुक्ति के उद्देश्य से लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, लोक सेवा आयोग एक परामर्शदात्री संवैधानिक निकाय है। एक परामर्शदात्री संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार के स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, यदि 2 या अधिक राज्य चाहे तो उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है, जिसका गठन
राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब कैसे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कैसे, ये तो संवैधानिक है, लेकिन जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है इसका गठन राज्य के प्रस्ताव के आधार पर, यानी एक विधेयक राज्य विधानसभा से पारित करवाना होगा, राज्यों की विधानसभा, चूंकि एक से अधिक राज्य है तो वहां से प्रस्ताव लाना होगा और ऐसे प्रस्ताव पर संसद को विधि का निर्माण करना होगा। संसद विधि का निर्माण कर 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। बाकी दोनों आयोग, चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग की बात करें चाहे राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, इसके लिए प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है, संविधान में यह निहित किया गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप से इस प्रकार के आयोग का गठन किया जा सकता है, बशर्ते इस प्रकार के आयोग का गठन करने के लिए संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के प्रस्ताव पर संसद को निर्णय लेना होगा और संसद विधि का निर्माण करते हुए संयुक्त रूप से लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। नोट कर लीजिए, बल्कि लिखेगा ये संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित राज्यों के विधानमंडल के प्रस्ताव पर, संबंधित राज्यों के विधानमंडल के प्रस्ताव पर संसद द्वारा विधि का निर्माण कर किया जा सकता है, विधि का निर्माण कर किया जा सकता है। एक लंबा इतिहास रहा है लोक सेवा आयोग का और पहली बार 1919 के अधिनियम का आधार पर 1923 में ली कमीशन का गठन किया गया था, जिसको हम रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ली कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर अक्टूबर 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन दिल्ली में किया गया था और तब से यह आयोग कार्यशील है। आप लोगों को याद होगा 1853 का चार्टर एक्ट, और उस चार्टर एक्ट के द्वारा, क्योंकि उस समय आईसीएस की नियुक्तियां होती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज के पोस्ट पर नियुक्तियां आप सबकी होती थी, योग्यता प्रणाली का प्रयोग किया गया था। उसे संबंधित प्रावधानों का निर्धारण 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया था। तो 1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप जिस योग्यता प्रणाली का निर्धारण किया गया उसे वास्तविक अंजाम तक पहुंचाया गया ली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। और ली कमीशन जो सिफारिशें आई, ठीक है, थोड़ा सा विलंब के साथ, 3 साल का विलंब हुआ था, 1923 का आयोग 1926 में जाकर लोक सेवा आयोग का गठन दिल्ली में किया गया। प्रारंभ में, यानी जब तक ब्रिटिश कार्यकाल था, लोक सेवा आयोग नकारात्मक भर्ती प्रणाली से जुड़ा हुआ था, यानी यह आयोग लोक सेवा के स्तर पर, सार्वजनिक सेवा के स्तर पर, सरकारी सेवा के स्तर पर धूर्त लोगों को आने से रोकने के उद्देश्य से कार्य करता था। चालाक होशियार लोग सार्वजनिक सेवा में नहीं आए, इसके लिए वह वैकेंसी आदि को नियंत्रित करता था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भर्ती की सकारात्मक प्रणाली को स्वीकार करते हुए लोक सेवा आयोग के द्वारा अपनी कार्य प्रणाली में आमूलचूल बदलाव लाया गया और आज की डेट में लोक सेवा आयोग, चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग की बात करें चाहे राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, लोक सेवा आयोग सभी को, जो भी न्यूनतम योग्यताधारी है, सभी को एक समान रूप से अपनी अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का सुअवसर प्रदान करता है। आप सब अपनी योग्यता को सत्यापित करते हुए लोक सेवा के मानकों पर खरा उतरकर सार्वजनिक सेवा के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज ऐसा नहीं है, लोक सेवा की जो पद्धति है, सिलेक्शन का जो आधार है, वह आधार धूर्त लोगों को सेवा में आने से वंचित करने का नहीं है, बल्कि सभी लोगों को समान रूप से अपनी अपनी योग्यता साबित करने का अवसर देने के लिए यह प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करता है। आगे लिखिएगा, केवल दिमाग में रखिएगा, मेंस के पर्पज से कभी कभार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में
आयोग के द्वारा जिस चयन पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह वास्तव में सकारात्मक पद्धति की संकल्पना के अनुरूप है। विश्लेषण कीजिए। तो वहां पर आपको दिखाना होता है कि आयोग की पूर्व की कार्यप्रणाली क्या थी और वर्तमान में उस कार्यप्रणाली का प्रयोग उम्मीदवारों को चयन करने में किस रूप में किया जा रहा है और इसका क्या लाभ लोक सेवा के संदर्भ में प्राप्त होता है। तो ये तमाम प्रकार के प्रश्नों का विश्लेषण का यही आधार बनता है, इसलिए हमने केवल चर्चा मात्र वहां पर किया है। आगे लिखिएगा भारत में, बल्कि लिखिएगा स्थापना। भारत में 1919 के अधिनियम के आधार पर 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस प्रकार के आयोग का गठन करने के उद्देश्य से 1923 में ली आयोग का गठन किया गया था। ली आयोग, ली नाम है, ली अधिकारी थे, ली आयोग या ब्रैकेट में लीजिएगा रॉयल कमीशन। ली आयोग का गठन किया गया था जिसकी सिफारिशों को आधार बनाकर केंद्र के स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग आधार बनाकर केंद्र के स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यह आयोग 1 अक्टूबर 1926 से कार्यशील हुआ। आयोग के गठन हेतु या उसकी स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग ने भी सिफारिश की थी। 1924 में विधि आयोग ने भी सिफारिश की थी। ठीक, अब लिखिएगा संगठन। सबसे पहले लिखिएगा संघ लोक सेवा आयोग, क्योंकि तीनों का अलग अलग हो जाएगा। दो का बल्कि एक साथ करवाते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, और बाकी संघ लोक सेवा आयोग को अलग कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखेगा संघ लोक सेवा आयोग। इसमें लिखेगा पॉइंट वाइज नोट कीजिएगा। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा कुछ सदस्य होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगला पॉइंट, आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला पॉइंट लिखिए, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित है। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित है। ठीक, अब आइए राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक साथ। राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक, दोनों को एक साथ लिखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग में, बल्कि इसलिए राज्य एवं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में, राज्य एवं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा कुछ सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष तथा कुछ सदस्य होंगे। अगला पॉइंट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, आयोग के, मतलब दोनों आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है। इससे पूर्व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्यपाल को तथा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राष्ट्रपति को
त्याग पत्र देकर असमय पद विमुक्त हो सकते हैं। फिर समझिएगा, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे आपसे। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग है, अध्यक्ष और सदस्य को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग है, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है। फिर से देखिए, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर असमय पद को रिक्त कर सकते हैं, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देकर असमय पद विमुक्त हो सकता है। परंतु इनमें से किसी को भी पदच्युत करना हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य हो या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य हो, इनकी पदच्युति का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को है, लेकिन पदच्युति का अधिकार उसके पास नहीं है। पदच्युति कहां से की जाएगी? राष्ट्रपति के स्तर से की जाएगी। अगला पॉइंट नोट कीजिए, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर असमय पद विमुक्ति प्रदान कर सकता है। असमय पद विमुक्ति प्रदान कर सकता है। कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर असमय पद विमुक्ति प्रदान कर सकता है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये जो राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्यपाल निलंबित कर सकता है। निलंबन का अधिकार राज्यपाल के पास है, लेकिन पदच्युति का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं, राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निलंबित कर सकता है, परंतु उन्हें पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक, अब पदच्युति हुई हो चाहे उनकी पद की समाप्ति हुई हो, उसके बाद की शर्तें क्या है? चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, अगर उनका कार्यकाल समाप्त हुआ हो, सेवा समाप्त हो गई हो, उसके बाद की शर्तें क्या है? तो किसी भी आयोग का कोई अध्यक्ष या सदस्य हो, सेवा समाप्ति के उपरांत सरकारी सेवा में नहीं जा सकते, उस पर रोक लगी हुई है। लेकिन अगर निचले स्तर का आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष सदस्य यूपीएससी में जा सकते हैं, उस पर रोक नहीं है। वहां के अध्यक्ष के रूप में, वहां के सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति की जा सकती है। वहां पर इस प्रकार का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। नोट करते चलिए। देखिए, सेवा समाप्ति के बाद की शर्तें। सेवा समाप्ति के बाद की शर्तें। ठीक, सेवा इनकी समाप्त हो चुकी है, अब कौन कौन से शर्तें लागू होगी उसको समझ लीजिए। इसलिए कभी आप लोगों को बनने का मौका मिले तो इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद फिर क्या हाल होगा। लिखिए, संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद विमुक्ति के उपरांत भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन का पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में
नियुक्ति का पात्र होगा। अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। नेक्स्ट पॉइंट, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। नेक्स्ट पॉइंट, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पुनः संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। किसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, किसी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य उसी राज्य में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति का पात्र होगा। तो किसी राज्य में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति का पात्र होगा, वो नियुक्त हो सकता है। किसी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य उसी राज्य आयोग में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा या नियुक्ति का पात्र होगा। क्लियर है? बाकी इसके कार्य वगैरह हैं। लोक सेवा आयोग के कार्य, ये तीनों को हमने सम्मिलित रूप से एक जगह पर आपको बताने जा रहे हैं। लोक सेवा आयोग के कार्य का मतलब संघ लोक सेवा आयोग के कार्य या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य या राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य अलग अलग करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे आयोग, तीनों प्रकार के जो आयोग हैं, सबके कार्य की जो प्रकृति है वो समान है। नोट कीजिएगा। नंबर 1, संघ एवं राज्यों की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। ये परीक्षाएं प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाओं का आयोजन करना, तो परीक्षाओं में डायरेक्ट आप प्रतियोगिता परीक्षाओं लिख सकते हैं या केवल परीक्षा लिखते हैं तब भी कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। जो भी सरकारी स्तर पर नियुक्तियां होगी, बड़े स्तर की जो नियुक्तियां होती है, उन नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना और पात्र कैंडिडेट का चयन करना, ये लोक सेवा आयोग का सर्व प्रमुख कार्य है। इसके अलावा कुछ ऐसे कार्य हैं जो पूर्ण रूप से सलाहकारी प्रकार के। लोक सेवा आयोग सरकार को कुछ विषयों में, कुछ मामलों में परामर्श देता है। इस परामर्श दे सकता है कि सरकारी सेवाओं में चयन के तौर तरीके क्या हो सकते हैं, नियुक्तियों का आधार क्या हो सकता है, जो चयनित कैंडिडेट्स हैं उनके प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था क्या हो सकती है, उन्हें प्रमोशन देने की प्रक्रिया क्या हो सकती है। ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर सरकार को आयोग के द्वारा परामर्श प्रदान किए जाते हैं। कहने का आशय कि लोक सेवा आयोग जब आपका एक बार चयन कर लेता है, जब तक आप सेवा में बने रहते हैं तब तक उसके साथ आपके संबंध बने रहते हैं। जब भी आपको अपने सर्विस को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है, आपको लोक सेवा आयोग के द्वारा ही उसका समाधान की उम्मीद करनी पड़ती है। यहाँ तक सर्विस पीरियड के दौरान यदि कोई कैंडिडेट, कोई अधिकारी विकलांगता आदि का शिकार हो जाता है, ऐसे मामलों में उसे पेंशन आदि के संदर्भ में सिफारिश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही की जाती है। तो सरकार के पास जो सिफारिशें आती है मुख्य रूप से लोक सेवा आयोग के माध्यम से ऐसा संभव होता है और ये सारी की सारी जवाबदेहियाँ लोक सेवा आयोग के द्वारा पूरी की जाती है। संघ के स्तर पर ऐसी जवाबदेहियाँ संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, राज्यों के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, और जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है वो संयुक्त रूप से
उन राज्यों पर परामर्श देने में सक्षम है जहां तक उसके क्षेत्राधिकार का, जिन राज्यों तक उसके क्षेत्राधिकार का विस्तार किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कुछ विशेष मामलों में सरकार को परामर्श प्रदान करना, ये मामले हैं डैशकर नंबर 1, यानी इसका पार्ट हो गया, सब पार्ट। ये सलाहकारी कार्य है लोक सेवा आयोग का। प्राथमिक कार्य परीक्षाओं का आयोजन करना, जिसके माध्यम से योग्य उम्मीदवार का चयन करना सार्वजनिक सेवाओं के लिए, लोक सेवाओं के लिए, सरकारी सेवाओं के लिए, ये उसका प्राथमिक कार्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। और बाकी के उसके जो कार्य हैं वो सलाहकारी प्रकार के कार्य होते हैं। तो दायित्व का जो विस्तार है वो सलाहकारी कार्य के संदर्भ में बहुत ज़्यादा है। तो नंबर 1 पर लिखिएगा, लोक सेवाओं में नियुक्ति और पदों के लिए, लोक सेवाओं में नियुक्ति और पदों के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों पर सलाह प्रदान करना। नेक्स्ट, चयनित अभ्यर्थी का एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण की प्रक्रिया के निर्धारण के संदर्भ में परामर्श प्रदान करना। नेक्स्ट, लोक सेवा अधिकारियों के पदोन्नति के मामले में परामर्श प्रदान करना। लोक सेवा अधिकारियों की पदोन्नति के मामले में परामर्श प्रदान करना। नेक्स्ट, लोक सेवकों से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श देना। नेक्स्ट, कानूनी खर्च के प्रतिकार पर परामर्श देना। नेक्स्ट, लोक सेवा में पदावधि के दौरान घायल हो जाने अथवा विकलांग हो जाने की स्थिति में पेंशन आदि के मामले में सरकार को परामर्श प्रदान करना। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण दायित्व है जिनका निर्वहन लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है।